फिर मुझे गुड मॉर्निंग। आज हम आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर स्वर्ण सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिलेबस से कि आपकी जो 11th क्लास है उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वाइज। हमारे पास टोटल 14 यूनिट्स हैं और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहेगा सीबीएसई पैटर्न। नो डाउट हम जो सिलेबस है वो जेके बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, पर मोस्टली जो आप जेके बोर्ड और सीबीएसई का जो सिलेबस है 99% जो है सिमिलर है। तो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर आपको आएगा वो आएगा आपको सीबीएसई पैटर्न का आएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं यूनिट वाइज कितने डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स की, टोटल यूनिट्स कितने हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 14 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये 5 मार्क्स का है। सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 5 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये भी 5 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 5 मार्क्स का। फिफ्थ यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, 6 मार्क्स का। फिर सिक्स यूनिट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 4 मार्क्स का है। सेवंथ है इक्विलिब्रियम, 5 मार्क्स का। एट्थ यूनिट है रॉक सेक्शन, 2 मार्क्स का। नाइन्थ यूनिट है हाइड्रोजन, 2 मार्क्स। 10th यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट, 6 मार्क का। और 11th यूनिट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 2 ग्रुप स्टडी करने हैं आपने, टोटल 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक में। रिमेनिंग जो 4 ग्रुप हैं वो आप 12th में स्टडी करेंगे। 11th में आपने 2 स्टडी करने हैं, ग्रुप 13 एंड 14। ये लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे बताएंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है 12th यूनिट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये 9 मार्क्स का है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट यूनिट है 13th यूनिट जो है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ये भी 9 मार्क्स का है। और लास्ट यूनिट 14th यूनिट जो है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। तो ये 2 मार्क्स का टोटल। आपका जो थ्योरेटिकल जो है पोर्शन जो है वो 70 मार्क्स का आपको पेपर आएगा एग्जाम में। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम आगे वन बाय वन जो है यूनिट को लेते चलेंगे। स्टार्ट करेंगे हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, फिर उसके बाद हम आएंगे बात करेंगे मैटर के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर। फिर इसमें आपको मिलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फिर आपको जहां पे सीखने को मिलेगा आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, फिर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है मोल कंसेप्ट है। तो वन बाय वन हम इसको करते जाएंगे और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा पाएं। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9469712183। आप वहाँ पे भी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी अपना जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होती है। पहले बच्चों हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपने सब्जेक्ट चूज किया है, यहाँ पे साइंस रखी है तो आपने उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रखा होगा। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री कहते किसको है, क्या चीज है, इसमें आप क्या स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये ब्रांच है एक साइंस की एक शाखा है जो किसके साथ डील करती है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। तो मैटर इसमें वर्ड आ रहा है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर की कंपोजिशन का मतलब है मैटर किसका बना हुआ है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर दिखने में कैसा है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर में क्या चेंजेस आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसमें उसमें क्या चेंजेस आती हैं, कौन से लॉज हैं जो इन चेंजेस को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो ऐसी कोई भी ब्रांच जो है साइंस की जिसमें हम ये सारा स्टडी करते हैं मैटर के रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसमें हमारा फोकस था, वर्ड जो था वो था मैटर। व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है, पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करते हैं मैटर क्या होता है। बाकी इसका क्लासिफिकेशन हमने बाद में स्टडी करना है। इससे पहले हमने
आपको बताना है कि हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट कैन occupies space, possesses mass, and the presence of which can be felt by anyone or are more of our five senses। तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जगह घेरती हो, जिसका क्या हो, मास हो, उसका कुछ वजन होना चाहिए, और जिसकी प्रेजेंस, जिसका होना, जिसका एग्जिस्टेंस हम महसूस कर पाए, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं उनमें से किसी एक के द्वारा भी हम फील कर सकते हैं, एक से ज्यादा सेंस यूज करके भी हम फील कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम अपनी सेंसेस से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फाइव सेंसेस हमारा मतलब है, जैसे हम किसी चीज को देख सकते हैं थ्रू अवर आईज, तो हमारी आई क्या है, एक सेंस है हमारी, जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो अगर कोई चीज हम देख पा रहे हैं, वो जो चीज है वो क्या मैटर है। अगर किसी चीज को, जैसे बोर्ड है, तो अगर अगर मेरी आंखें नहीं होती तो मैं इस बोर्ड को टच करके फील करता। तो अगर हम किसी को अपने हाथों से टच कर सकते हैं, तो हाथ भी हमारे क्या है, सेंसेस में आते हैं। हम अपने हाथ से क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बेसिकली स्किन जो है वो है कि अगर स्किन के थ्रू हम टच कर सकें, किसी चीज को फील कर सकें, तो वो भी क्या है, मैटर है। जैसे कोई बात करता है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, पर उसकी साउंड मुझे सुनाई देती है। सुनाई कहां से देती है, ईयर के थ्रू। तो किसी को अगर हम सुन सकते हैं हमारी कानों के द्वारा, या किसी चीज की, अगर आपने देखा होगा घर में अगर गैस लीकेज होती है तो आपको स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है गैस जो है वो लीक हो रही है। तो किसी चीज को अगर आप स्मेल के थ्रू फील कर सकें, या हम अपने जो टेस्ट है जीभ के द्वारा उसको हम टेस्ट कर सके, जैसे हम कहें ये चीज मीठी है, तो मीठी तो हमने देखी नहीं है, वो चीज है, उसकी जो टेस्टनेस है वो हम अपने जीभ से उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है। तो ये हमारी फाइव सेंसेस है, हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारे कान, हमारे नोज जो है, हमारी टंग। तो इनके द्वारा हम किसी भी चीज को अगर फील कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली मैटर क्या है। इन शॉर्ट हम बात करें तो कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे मैं भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये पीछे दीवार है, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वो फ्लोर है। तो कोई भी चीज हम बुक के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, बुक भी क्या है, आपका क्या है, एक मैटर है। तो कोई भी चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जैसे प्लैनेट में आप अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर कितने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, आप, मैं, प्लांट्स, जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स जो भी हैं, वाइसेक्ट्स जितने भी हैं, सभी क्या है, मैटर ही हैं। तो आपने शॉर्टेस्ट में याद रखना है कि मैटर क्या है, कोई भी चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको आगे क्लासिफिकेशन पढ़ानी है मैटर की, वो बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। पर इसमें थोड़ी सी मैं आपको बात ऐड कर दूं कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मैटर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 200 साल का बीच में गैप है, जनरेशन का बीच में, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं की, उससे पहले लाइफ थी, उसके बीच में एक गैप है। तो ये जो हमारे अर्थ के ऊपर आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये किसी वजह से तबाह हो गया, कोई बड़ा भूकंप आ गया, या कुछ भी आप मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, और अब हम एक नई जनरेशन है, हमें नहीं पता हमारा जो मकान किससे बना हुआ है। वहां पे एक मकान हमें दिखता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस से बना है। तो जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो बीच में से ईंट निकलेगी बाहर, तो आपको पता चलेगा यार ये भी कोई चीज है जिससे ये बना हुआ है। बीच में सरिया बाहर निकलेगा, उसमें रेत बाहर निकलेगी, वहां से बजरी बाहर निकलेगी, तो तोड़ने से आपको पता चलेगा इसमें जी जो हमारा मकान है किससे बना हुआ। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं किससे बना हूं, तो मुझे भी तोड़ना पड़ेगा। चीर फाड़ करेंगे, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पोस्टमार्टम होता है, तो चीर फाड़ करके पूरा पता करते हैं अंदर क्या क्या है, सिस्टम क्या है हमारा। ऐसे ही पता चला होगा कि यहाँ पे ये स्टमक है, लीवर है, हार्ट है, कैसे पता चला होगा, ये सारा
जब हमने ह्यूमन बॉडी को ब्रेक किया होगा, तोड़ा होगा, फिर तोड़ तोड़ के हम पहुंचे होंगे कि बॉडी हमारी जो है, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो तो ज्यादा अच्छे से पता है उनको कि जो हमारा है अल्टीमेट जो यूनिट है लाइफ का, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो जी कैसे पता चला होगा? ब्रेक करके। तो ऐसे हम किसी मैटर को जब ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा ये मैटर किसका बना होगा। अब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं मैटर। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, मेरी बॉडी में कोई डिजीज पैदा होती है, मेरे स्टमक में दर्द होता है, जहाँ अपेंडिक्स की दर्द हो जाती है, जहाँ कुछ और भी कोई डिजीज आप मान लीजिए, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कोई डिजीज हो गई है? तो आप क्या करते हैं? टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड का सैंपल लेते हैं, कैसे पता चला है इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है? तो हमें अपनी पहले कंपोजिशन पता होनी चाहिए, हमारी बॉडी में होता क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है। जब हम टेस्ट करेंगे उसमें कोई नई चीज आती है तो हमें पता चलेगा ये तो भाई हमारी बॉडी में थी नहीं, ये कहाँ से आ गई, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो जब तक हमें नॉलेज ही नहीं होगी अपनी, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर पाएंगे? इसलिए हमें अपनी नॉलेज होना, जानने की, मुझे अपनी बॉडी की नॉलेज होना, जानने की मैटर की नॉलेज होना जरूरी है। हमारी बॉडी में क्या क्या है आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में आप देखेंगे प्रोटीन्स हैं, इसमें विटामिन हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए। ये सारा कैसे पता चला होगा? ये तभी पता चला होगा जब हमने अपनी पूरी बॉडी ओपन की होगी, इसको इसके ऊपर हमने यूजिंग साइंस जो है, जो प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तब जाके ये पता चला होगा। तो तभी हमें पता चलेगा कि कोई बीमारी है या नहीं है। इसी तरह से आप घर में कोई आपका मकान है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, कहीं से पानी की लीकेज हो रही है, आप कैसे करेंगे उसको, पानी इसको लीकेज को बंद करना है? तो आपको पहले नॉलेज होनी है कौन सी ऐसी चीज है जो पानी की लीकेज को बंद कर सकती है। तो ये सारी मैटर की फॉर्म है। जब तक हमें मैटर का पूरा थारो नॉलेज नहीं होगा तो हम ना तो किसी को ट्रीट कर पाएंगे, ना किसी चीज को रिपेयर कर पाएंगे। आपकी बाइक खराब है, तो अगर आपको बाइक की नॉलेज नहीं है, मैकेनिक को नॉलेज है उसकी, वो स्टार्ट करता है, नहीं स्टार्ट होती है, उसको पता है इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जब तक आपको मैटर की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ना तो ट्रीट कर पाएंगे, ना ही आप क्या कर पाएंगे, किसी चीज को रिपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए मैटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो मैटर के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पहले कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैटर वर्ड आया था कि केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली ये ब्रांच है साइंस की जो मैटर, यानी कि कोई भी चीज यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है उसको मैटर बोलते हैं। उसकी स्टडी करती है कि वो मैटर किसका, मैं किसका बना हुआ, मेरे मकान किसका बना हुआ है, ये पेन किसका बना हुआ है, मार्कर में कौन सी इंक डाली है, इंक किसकी बनी हुई है, एवरीथिंग। तो इस सब को स्टडी करते हैं। इस इनको गर्म करेंगे क्या होगा, पेन को गर्म करेंगे क्या होगा, मुझे आग लगाएंगे तो क्या होगा, मुझे बिजली पास करेंगे क्या होगा, तो मेरे अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, कौन से लॉज होंगे जिसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आएंगे। ये सारा जो हम स्टडी करते हैं अंडर वन सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ले लीजिए, कहीं पर भी आप चले जाइए, जो भी आपके लाइफ के साथ रिलेटेड हो, आपका उठना बैठना सोना, जान कहीं खाना खाना हो, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं पर भी, अगर आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, तो केमिस्ट्री का रोल हर जगह कहीं ना कहीं आता ही आता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की कि हम उनको काउंट तक नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम इस चैप्टर में उनको ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे अंडर सम टॉपिक्स। तो there are so many applications of chemistry that we can't count them, however we will discuss here some important application। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री की वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ फूड, दूसरा हम हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन, दूसरा इसको ड्रग्स एंड मेडिसिन भी कह सकते हैं। फिर थर्ड है सेविंग अवर एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री का क्या रोल है।
इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, हमारे जो कंफर्ट्स हैं, प्लेजर, लग्जरीज वगैरह, इसमें क्या रोल है केमिस्ट्री का, फिर एप्लीकेशन, वार, और फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या रोल है, थर्मल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, सो ऑन। और आगे भी हम करेंगे क्लींजिंग एजेंट्स, जो हमारे यहाँ 12th में एक पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, उसमें आप थोड़ा बहुत थारोली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट आपको बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या रोल है इनका। पहले ही मैं कह चुका हूँ आपको कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, आप स्टार्ट हो जाइए, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। मैंने आपको सिंपल सी एक एग्जांपल ले दूँ आपके सामने कि आपके पास एक व्हीकल है, आप उसको मोटर का साइकिल लीजिए, कार, बस, ट्रक, वट एवर जो आप ले लीजिए, आप स्टार्ट हो जाइए, उसी में केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी। आपके पास बस है, बस किसकी बनी होती है, ऑल आर केमिकल्स। टायर से स्टार्ट कर दीजिए, उसका ब्रेक, मूव ऑयल, इंजन, आपको सीट कवर्स, वट एवर जो भी आप लेंगे वो पूरा किसका बना होगा, केमिकल्स का बना होगा। उसमें जो फ्यूल पड़ता है, डीजल, किसी में पेट्रोल पड़ता है, किसी में आजकल हम इथेनॉल भी डाल रहे हैं, सीएनजी वगैरह, एवरीथिंग सभी क्या है, केमिकल्स हैं। तो इतना ज्यादा वास्ट इंपॉर्टेंस है, हम सबको एक एक करके डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर अनिहाउ थोड़ा थोड़ा हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी फूड सप्लाई है उसमें क्या रोल है। तो जैसे आप जानते हैं कि डे बाय डे है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमारे फूड सप्लाई की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी। तो उसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर दिए हैं। जैसे यूरिया का आपने नाम सुना होगा, NH2CO, NH2 फॉर्म होता है यूरिया का। यूरिया इनफैक्ट आपने याद रखना वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया गया था लैब में। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे वहां पर भी आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है। ये सभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इन्होंने ये क्या करते हैं, हमारी जो यील्ड है, पैदावार जो है प्रोडक्शन की, वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि हम जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उसको हम क्या कर पा रहे हैं, आज पूरा कर पा रहे हैं। अगर जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं होते तो इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करना इम्पॉसिबल सा लगता है। आप खुद जानते होंगे, यहाँ आज से 20-25 साल पहले बात करें, जहाँ के एक खेत में से जहाँ एक बोरी कणक निकलती थी, गेहूं पैदा होती थी, आज उसी खेत में से आप यूजिंग फर्टिलाइजर 10-10 जो क्विंटल के हिसाब से आप जो है पैदावार कर रहे हैं। फिर हमारे पास इसमें जो कभी कभी हमारे जो क्रॉप्स होती थी, फसलें होती थी, उनको इंसेक्ट्स जो होते हैं, फंगस लग जाते थे, जहाँ पेस्टिसाइड अटैक करते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये सारा केमिस्ट्री की देन ही है, तभी ये कंट्रोल हो पा रहे हैं। फिर फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी आपने 12th में एक पूरा चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है फूड प्रिजर्वेटिव का। तो अगर कोई हमारा फौज का जो आर्मी का जवान है, अगर वो ग्लेशियर में बैठा हुआ है, वहां पे आप उसको खाना पहुंचाना है, ग्लेशियर में तो खाना नहीं पकेगा, तो कहीं से वहां पे उसको सप्लाई की जाएगी। जहाँ सिंपल आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर में आप अमूल का मिल्क लाते हैं, अमूल का मिल्क जो है गुजरात से आता है और आपके घर तक पहुंचता है वो बॉटल में 6 महीने रहे, तो क्या आप दूध को किसी बॉटल में 6 महीने तक सेव कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो क्या वजह है कि हम 6-6 महीने तक उसको प्रिजर्व कर पाते हैं? तो केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए हैं, ऐसे केमिकल दिए हैं जो उनको खराब होने से बचाते हैं। मीट पैक होके आता है, आप आजकल देखिए बड़े बड़े, जहाँ पे आप KFC की एग्जांपल दे दीजिए, तो कहीं से मीट आ रहा है और पैक होके आता है, महीने तक वो फ्रिज में रहता है, तो फ्रिज में भी ऐसे भी कोई चीज खराब हो जाती है, पर उसमें भी केमिकल्स ऐड किए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ऐसे आपका ब्रेड जो है वो पैक होके आता है, तो ब्रेड में भी केमिकल्स ऐड किए होते हैं ताकि वो 2-3 दिन तक या 4 दिन तक खराब ना हो। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व अवर फूड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, मिल्क, मीट, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा। इसी तरह से हमारे पास जो है आजकल जो मोस्टली आप जिसको पूछो भाई क्या है, डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है, तो ऐसे पेशेंट, उनका भी तो मन करता है हम भी मीठा खाएं। तो आज हमें केमिस्ट्री ने ऐसे केमिकल्स दिए हैं जो कैलोरीज ऐड नहीं करते हैं, बट स्वीटनर जो है टेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे उसमें सुक्रोलोज की एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स फॉर डायबिटिक एंड शुगर पेशेंट्स। तो ये है ओवरऑल थोड़ा थोड़ा हमने बताने की कोशिश की कि फूड में क्या रोल है। अगर हम और डिटेल में जाएं, जितने भी फूड आप लेते हो उसमें क्या होते हैं, उसमें केमिकल ही होते हैं। आप
घर में चपाती खाते हो, चावल खाते हो, चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पल्सेस लेते हो, दालें खाते हो, उसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स भी क्या है, केमिकल्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी क्या है, केमिकल्स हैं। अब पानी पीते हो, सिंपल से बात करें, हम पानी पीते हैं तो पानी क्या है, H2O, वाटर। वाटर भी क्या एक केमिकल है। उसके अंदर नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, बहुत सारे उसमें साल्ट मिलते हैं, दे आर ऑल केमिकल्स। तो पहले मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि इतनी सारी इंपॉर्टेंस है कि आप गिन नहीं पाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर केमिस्ट्री का क्या रोल है। जैसे कि आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना जिसको हम कह रहे हैं, तो अगर साइंस नहीं होती तो आज हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। तो जहाँ पे हमारे 5 लाख से ऊपर कैजुअलिटीज हुई हैं, वो पता नहीं कितनी होती। तो केमिस्ट्री का रोल है, जिसने हमें ड्रग्स मेडिसिन प्रोवाइड की है, जो हमें बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसमें हम यही करेंगे, ड्रग्स और मेडिसिन जो आपके बुक्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो आपने कर लेनी है। ऐसे तो मेडिसिन हजारों में है, तो आप कितने याद करोगे, आपने वही कवर करनी है जो आपकी बुक में है। उसमें से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये वाली मेडिसिन कहाँ यूज होती है, वो वाली कहाँ मेडिसिन यूज होती है, तो वो आपने एग्जाम्पल कर लिए हैं 2-4। तो ड्रग्स और मेडिसिन की हम बात करें, जहाँ हेल्थ और सैनिटेशन की बात करें, तो एक टाइम था जब बहुत सारे लोग जो थे प्लेग से मर जाते थे, नमूनिया से मर जाते थे, या कॉलरा से, स्मॉल पॉक्स से, इतनी तकलीफ सहनी पड़ती थी। बट केमिस्ट्री ने एक हमें जो है आसान काम कर लिया हमारे लिए। बहुत सारे केमिकल्स उन्हें प्रोवाइड किए जो इन सबको क्योर करते हैं। तो जैसे इसमें आप पेंसिलिन की एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर ड्रग्स की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है हमारी, जिनसे जान बच सकती है, जैसे सिस्प्लेटिन जो है, ये सिंगल केमिकल है। देन टैक्सोल, ये जो है कैंसर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं। सिस्प्लेटिन का हम आगे भी जाके जिक्र करेंगे, वहां पे आपको जब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे हम डिस्कस कर नहीं करेंगे, अभी तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आगे जाके हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। इसी तरह से AZD, ये बड़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, AZD कहाँ यूज होता है। तो एड्स के जो विक्टिम्स होते हैं, जो एड्स से ग्रसित होते हैं, उन पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, और इसकी फुल फॉर्म है एजिडोथिमिडीन। इसी तरह से और बहुत सारे हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे एंटीसेप्टिक्स हैं, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटासिड्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एनास्थेटिक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे ड्रग्स हैं हमारे पास मार्केट में। तो ये तो आप पूरा 12th में चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक्स क्या है, जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे आप बिटाडिन अप्लाई करते हो। इस तरह से एनाल्जेसिक्स हैं, जो पेन को किल करने के लिए, पेन किलर्स इनको हम बोलते हैं, उनको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। जैसे बहुत जो माइल्ड जो होता है पेन किलर, उसको हम पैरासीटामोल का आपने नाम सुना होगा। तो पैरासीटामोल, डेस्परिन, एस्पिरिन भी पहले यूज करते थे, आजकल उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो एनाल्जेसिस का काम करते हैं। इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोब्स को, जर्म्स को किल करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। जैसे अगर आपने फर्श की जो टाइलें हैं वो साफ करनी है, आपका बाथरूम है उसको साफ करना है, तो वहां पे बिटाडिन नहीं अप्लाई करेंगे आप लोग। वहां पे हमें जो केमिकल यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जैसे आप घर पे फिनोल यूज करते हैं, फिनाइल वगैरह जिसको हम, वो भी यूज करते हैं। इसी तरह से एंटासिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो एसिडिटी क्योर करने के लिए यूज की जाते हैं। आपको पता है आजकल मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी से ग्रस्त है, कि मैक्सिमम लोगों को जो उठना बैठना है, खान पीना ऐसे हो गया है कि मैक्सिमम लोगों को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एंटासिड्स यूज करते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। जैसे आप एसिलॉक की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें पेंटॉप की एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास, ये 12th में पूरा एग्जांपल करेंगे इसमें। एंटी मलेरियल ड्रग्स, मलेरिया को क्योर करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, तो एंटी मलेरियल ड्रग में आप क्लोरोक्विनिन यूज कर सकते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे आजकल आप टीवी में सुन रहे होंगे कि यूपी में जो है एक जनसंख्या नियंत्रण जो है बिल भी लाया जा रहा है।
तो हम केमिकल यूज करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रेगनेंसी, उसके लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जैसे इसमें आप मिफ्रिस्टोन की एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर टी यूज करते हैं आजकल, और भी हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है एनास्थेटिक्स। एनास्थेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? एनास्थेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो कभी आपको सर्जरी करनी पड़ती है तो आदमी को बेहोश करना पड़ता है, तो बेहोश करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनास्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। पहले हम क्लोरोफार्म भी सुंघाते थे लोगों को जब ऑपरेशन करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करता है और फाजिन गैस बनती है जो बहुत ही पॉइजनस है। तो जिसकी आप सर्जरी करते थे वो बीमारी से कम मरता था, और जो जो उसका इफेक्ट, जो गैस उसमें बनती थी, पॉइजनस गैस बनती थी, फाजिन गैस, उससे जो कोमा में चला जाता, जहाँ उसकी डेथ हो जाती थी। तो आजकल क्लोरोफार्म नहीं सुखाते। उसके अलावा और हमारे पास डिफरेंट टाइप के ईथर्स आए हैं, इनको हम एज एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये था हमारा हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर। कोविड का तो आपको पता ही, आजकल डिफरेंट डिफरेंट बाजार में वैक्सीन आई हुई है, कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड यूज कर रहे हैं, पी फाइजर है, बहुत सारी है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेविंग अवर ड्रग्स, सॉरी सेविंग अवर एनवायरमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा सेविंग अवर एनवायरनमेंट। तो आज आप जानते हैं कि नंबर ऑफ केमिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में लिबरेट होते हैं, चाहे आप व्हीकल के थ्रू देख लीजिए, इंडस्ट्री में देख लीजिए, आपके घर की एग्जांपल ले तो आप घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें केमिकल यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो हमारी जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लीट करते हैं। और आपको पता है ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो हमें क्या हो जाता है? स्किन कैंसर होता है, जो भी रेज होती हैं वो पास हो जाती हैं। तो आज हमारे पास जो केमिस्ट्री उसने अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स हैं, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, हम वो यूज करते हैं, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बहुत कम हो गया है। उसकी जगह हम अमोनिया यूज कर सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेंट्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs इनको बोलते हैं, डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, are replaced by environment friendly chemicals like methyl chloride, ammonia, isobutane, etc. However, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, जी अभी भी हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट्स हैं। साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर, यानी कि केमिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं। और आपको पता है कि इसी तरह से टेम्परेचर अर्थ का राइज करता रहा तो एक दिन आएगा पूरी अर्थ जो है वो पानी में डूब जाएगी। आप अभी देखिए, अभी रिसेंटली देखिए, पूरी दुनिया में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। तो ये सारा किसकी वजह से? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो हम जो अंधाधुंध जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि हम इसको भुगत रहे हैं। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम केमिस्ट्री, हमें देन है, केमिस्ट्री हमारे लिए फायदेमंद है, तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। हमें कोई भी चीज जो है एक लिमिट के बाद जो है उसको यूज नहीं करना है, कि ऐसे नहीं जो कोई भी, अगर आपको मकान बनाना है तो आपको ट्री काटने हैं, दो काटने हैं, अगर आप क्या कहेंगे पूरा जंगल ही सफाया कर देंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर और भी बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्री का तो बहुत ज्यादा रोल है एनवायरनमेंट को डिप्लीट करने में, तो वो हम अलग से स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें मेन इसी के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्री में क्या रोल है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इंडस्ट्री। केमिस्ट्री का इंडस्ट्री में क्या रोल है? तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्री, पेंट्स, लेदर, डाई, शुगर, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल सब्सटेंसेस जनरेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ पे तैयार की जाती हैं? इंडस्ट्री में। जिनकी सबकी कंपोजिशन क्या है? दे आर कंसिस्टिंग ऑफ केमिकल्स। लाइक जैसे मैं सीमेंट की एग्जांपल दूं, तो सीमेंट किसका बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम एल्यूमिनेट्स होते हैं, साथ में वाटर भी मिक्स किया होता है। इसी तरह से ग्लास जो है सैंड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, सैंड सिलिका जेल होता है, या सिलिका कह सकते हैं उसको, फिर सोडियम कार्बोनेट वगैरह। तो देन पेपर आ गया, पेपर में भी आपको जो पता होना चाहिए सेलुलोज होता है। इस तरह टेक्सटाइल्स आ गया, सेरामिक्स। तो
आप वन बाय वन सबको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ये जस्ट हमने एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्री में क्या रोल है। इसी तरह से पेट्रोलियम तो आप जानते हैं, प्लास्टिक्स में पॉलीमर्स भी आएंगे, पॉलीमर्स अलग से भी मैंने लिखे हुए हैं। पॉलीमर्स में एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल पीवीसी की आजकल टाइल्स बनी हुई आ रही है जो आप घर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पीवीसी पाइप होती हैं फिटिंग के लिए, आजकल तो पहले लोहे की पाइपें यूज़ होती थी सैनिटेशन के लिए, आजकल पीवीसी की पाइपें आ रही हैं। इसी तरह से आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हो, वैकलाइट जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड के स्विचेस वगैरह होते हैं इससे बनते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक सबस्टांसेस, इलेक्ट्रिकल सबस्टांसेस में ऐसी चीज़ें जो कंडक्टर्स हों, सेमी कंडक्टर्स हों, ऑप्टिकल सबस्टांसेस, ये सारा इंडस्ट्री जो है केमिस्ट्री की देन है। उसके बाद हम हमारे कंफर्ट्स, प्लेजर्स और लग्जरियस में क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं। जैसे आज आपको पता है कि हम जो घर पे हमने एसी लगाया हुआ है अपने कंफर्ट के लिए। एसी कैसे वर्क करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, उसमें केमिकल का रोल है, उसमें कंप्रेसर लगा है, क्या क्या उसमें सारा क्या है, केमिस्ट्री है। इसी तरह से आप अगर आप देखें आजकल हमारे पास क्या डिओड्रेंट्स हैं, टैल्क पाउडर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, हमारे प्लेजर्स व लग्जरीज में आते हैं। तो इसमें भी आप फ्यू एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे क्लॉथ आ गया, इस क्लॉथ में आप सिंथेटिक फाइबर में लिखते हैं टेरिलिन, नायलॉन, डेक्रान। इसी तरह से जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसके अलावा डायमंड की ज्वेलरी होती है। फिर जो केमिकल हमारे डोमेस्टिक पर्पज में यूज़ होते हैं, जैसे पेंट्स हो गए, टल्क पाउडर, परफ्यूम में पहले बता चुका हूँ, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, फैट, शुगर, साल्ट, नंबरलेस हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हैं। यानी एंटरटेनमेंट के लिए जैसे फायरवर्क्स, दीपावली के आप पटाखे चलाते हो, देयर आर केमिकल्स। कैमराज हो गए, वीडियो कैमराज, फोनोग्राफ वगैरह, ये सब इंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स आजकल आए हैं, लैपटॉप हो गया, ये सभी क्या हैं, केमिकल हैं। देन बिल्डिंग मटेरियल, जैसे पहले भी बात की हमने, सीमेंट, आयरन, स्टील, ग्लास, एटसेट्रा, सो मैनी। देन एप्लीकेशंस इन वार में क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं आगे। तो जंग में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव्स लाइक टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट हो गया। इसके अलावा कुछ पॉइजनस गैसेस भी छोड़ी जाती थी, जैसे मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस का फार्मूला है Cl CH2CH2SCH2CH2Cl। इसी तरह ल्यूविसाइड है Cl2, आर्सेनिक है AS CH11CHCl, फाजिंग गैस COCl2। इसके अलावा एटम बम, बुलेट्स, रॉकेट्स, गन्स, टैंकर्स, एयर फाइटर्स एटसेट्रा, दे आर ऑल केमिकल्स। उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल ज़रूर है। तो आप इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बट सफिशेंट आप थोड़ा बहुत 2-4 केमिकल का नाम लिख दीजिए, जैसे मस्टर्ड गैस का एग्जांपल दे दीजिए, टीएनटी का एग्जांपल दे दीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन, आरडीएक्स का एग्जांपल दे दीजिए, तो आपका काम चल जाएगा इससे। देन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ट्रांसपोर्ट में जैसे जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, चाहे वो रेलवेज है, चाहे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी है हमारे पास, वो किससे चलते हैं, फ्यूल से। फ्यूल क्या है, केमिकल्स हैं, वो किससे बने हैं, सभी केमिकल से बने हुए हैं। अगर उसकी हम बॉडी लेंगे, उसके टायर लेंगे, कुछ भी इंजन, सब कुछ, एवरीथिंग किसका बना हुआ है, हमारा केमिकल्स का बना हुआ है। इसी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। जैसे आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो कैसे बात हो पा रही है, मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, कैसे बना के भेज रहा हूँ, मैं आपके थ्रू मोबाइल से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी का ही खेल है, उसी का चमत्कार है कि हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, इस तरह से हम पढ़ा पा रहे हैं। तो इसमें केमिस्ट्री का ही रोल है। अगर हमारे पास केमिकल्स नहीं होते, ना आपका फ़ोन बन पाता, ना आपका कैमराज बन पाता, ना हम ये आप यूट्यूब चला पाते, ना आप व्हाट्सएप चला पाते। सभी जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री के साथ, यानी कि केमिकल के साथ रिलेटेड हैं। फिर थर्मल एनर्जी, जिसमें हम मेन बात करते हैं कोयला से जो हम एनर्जी, कोल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कोल क्या है, कार्बन है, कार्बन क्या है, केमिकल है। देन है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी देखिए भाई, जैसे जैसे अभी पॉपुलेशन मैंने बोला बढ़ती जा रही है, तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल भी बढ़ता जा रहा है। अर्थ के अंदर जितना कोयला उतना ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। वो एक दिन ऐसा आएगा अगर हम इसी तरह स्पीड से यूज़ करते रहेंगे,
तो एक दिन आएगा ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हमने ढूंढने हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्स साइंस ने हमें दिए हैं, जैसे यूरेनियम का 235 जो आइसोटोप है, इसका कंपाउंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फर्स्ट ये यूज़ किया गया फॉर प्रिपरेशन ऑफ एटम बम, बट लेटर ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो हमारे अदर सोर्सेज हैं उनकी जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की उतनी नहीं हो पा रही है, उसको इससे ओवरकम किया जाए। तो ये थे मेन जो हमारे पास एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, डिस्कस करने जाएंगे तो 10 दिन लग जाएंगे पर ख़त्म नहीं होगा। पर हमने अपने सिलेबस को देखते हुए आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना था कि केमिस्ट्री क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी एवरीडे लाइफ में, क्या रोल है। इन एडिशन टू दैट आप 12th में फिर केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे पॉलीमर्स जहाँ पे मैंने नाम दिया, फिर ड्रग्स मैंने जितने बोले जहाँ पे एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जितना ये सारा आप 12th में और बहुत ज़्यादा इनकी एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आपने इतना ही करना है, इसको हम स्कोप ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बच्चे आगे जाके मेडिकल फील्ड में जहाँ पे बायो रखा होगा वो डॉक्टर बनना चाहे होंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, तो केमिस्ट्री आपको हर जगह काम आएगी। बिना केमिस्ट्री के हमारी बॉडी का सेल नहीं बनता है। पहले केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ, हमने जैसे बात की मैटर की, बात की शुरू में ही बात की मैटर की, तो मैटर को हम कहीं ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं इतने स्मॉल पार्टिकल के ऊपर के, उसको फर्दर हम तोड़ नहीं पाते हैं। तो डाल्टन का नाम आपने सुना होगा, उसने कहा था उसको हम एटम बोलते हैं। तो हम एटम पे चले जाएंगे। एटम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे एलिमेंट्स की फॉर्म में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट आपने पहले भी पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, सन है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी वजह से जो केमिकल्स को इतनी एनर्जी मिली होगी जो आपस में कंबाइन हुए होंगे, फिर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए होंगे तो वाटर बना होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी का सेल भी बना होगा, फिर सेल जुड़ के हमारी पूरी बॉडी जनरेट हुई होगी। तो बिना केमिस्ट्री के ये सारी चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी जब तक आपको एलिमेंट्री नॉलेज जो है, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज जो है नहीं पता होगी, तो आगे जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो जो आपका 11th और 12th है, जो बेसिक्स है, इसको आपने थॉरोली स्टडी करना है। अगर आप 11th का और 12th का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स थॉरोली स्टडी करते हो, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं बाज़ार में, प्रदीप की है, दिनेश की है, फिर ओपी टंडन की बुक है, अरिहंत की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। कोई भी आप बुक उठा सकते हैं, सभी बुक्स अच्छी हैं। हम ये कंपेयर नहीं करेंगे आपको कि जे वाई लो। तो एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी बुक है, चीप भी है, बेस्ट भी है। उसमें जो है कि आपको एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी, उसमें आपको जो सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, बाकी कंसेप्ट उसमें पूरा दिया होता है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो तो आप प्रदीप की, दिनेश की, ओपी टंडन की या मॉडर्न एबीसी की कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ताकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो काम आए। और अगर आप ये सारी चीज़, बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप 11th 12th का पूरा करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछें। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट आज लेक्चर था, तो इसको आपने रटा नहीं मारना है। ये जस्ट ओवरव्यू है कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ने जा रहे हैं। इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, एक दो बार नज़र लगाइए, थोड़े बहुत केमिकल के नाम याद रखिए। जैसे वहाँ पे AZT आया था, जिडोथियामिडिन, जिसको हम यूज़ करते हैं एड्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो आपने थोड़ा थोड़ा आपने मार्क कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेनी है। बाकी ये इसको अभी रटा मारने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट हम आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।